हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं LNMU यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA BSc BCom पार्ट 2 आरबी हिंदी के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आरबी हिंदी जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, उसके लिए आज के इस वीडियो में इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, जो आरबी हिंदी का वीडियो नंबर है, ये वीडियो नंबर 2 है, यानी इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। ये आरबी हिंदी का सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना पार्ट 2 आरबी हिंदी के लिए, वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे जरूर बन पाएँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया गया जो कि मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। क्वेश्चन क्या था कि समाज और धर्म शीर्षक जो निबंध है ना, इसमें ऐसे समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया गया जो कि मनुष्य को क्या करे, मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि समाज और धर्म क्या है, तो एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक कौन है ये पूछ ही सकता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सचमुच सदाचारी होते हैं उनके मार्ग में क्या आती है, तो उनके मार्ग में अड़चने आती हैं। जो सचमुच के सदाचारी होते हैं उनके मार्ग में, उनके मार्ग मतलब उनके रास्ते में क्या आती है, तो अड़चने आती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा भी गया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसका मोक्ष, ठीक है। मोक्ष जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, मोक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज एकता को आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि आज एकता को ना आश्रय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को एक टुकड़ों में बांट लिया है। मनुष्य को ना आज एकता में आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को एक टुकड़ों में बांट लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1890 यानी कि 1 जनवरी 1890 को डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल को पद पर सुशोभित किया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल को उसके पद पर सुशोभित किया था। तो राजस्थान राज्य के राज्यपाल को डॉक्टर संपूर्णानंद ने उसके पद पर सुशोभित किया था, राजस्थान के। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी को छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले लिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ना, उस समय में कौन सी वो नौकरी कर रहे थे जिसको कि छोड़कर वो क्या किए थे, सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले लिए थे। तो प्रधानाध्यापक की नौकरी, ठीक है ना, यहाँ पर की होगा प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर डॉक्टर संपूर्णानंद ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए थे। जैसे आप लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी होंगे ना साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से होंगे ना, BA BSc BCom। उसी तरह से डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो किस संकाय में स्नातक हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए थे। किस संकाय से, आर्ट्स कला से, विज्ञान से कि वाणिज्य से। तो विज्ञान से, यानी कि साइंस सब्जेक्ट से डॉक्टर संपूर्णानंद स्नातक में उत्तीर्ण हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्र पत्रिका का? तो देखिए, आज, उसके बाद जागरण और मर्यादा, ये तीनों पत्र पत्रिका का डॉक्टर संपूर्णानंद ने संपादन किया था। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से सभी, ठीक है। तीनों का किया था डॉक्टर संपूर्णानंद ने संपादन। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है उनकी लेखन शैली जो है वो किस तरह की है। तो विचार प्रधान और पांडित्यपूर्ण। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे, की लेखन शैली जो थी ये क्या थी, तो विचार प्रधान थी और पांडित्यपूर्ण थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका दोनों, इसका ऑप्शन हो जाए इसका सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया और इसमें से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद की ना कृति कौन सी है इस 4 ऑप्शन में से। तो आर्यों का आदि देश और अंतरिक्ष यात्रा, ये क्या है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी, दोनों। ये दोनों क्या है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है, याद रखना है, ठीक है। और एक और बात, अभी तो आप देख लिए कि इसका डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है, तो दोनों देखे और आगे बढ़ के ये देखवे नहीं ये कि इसका ऑप्शन में क्या दिया था जो कि दोनों बता रहा है। तो आर्यों का आदि देश, अगर
कोई ऑप्शन रहे और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये दिया हुआ, 3 कोई गलत ऑप्शन दिया हुआ, तो आपको तो ये भी ऑप्शन याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद की कीर्ति जो है आर्यों का आदि संदेश है, ठीक है, और अंतरिक्ष यात्रा है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना, अंतरिक्ष यात्रा और आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद का कीर्ति है, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन के साहित्य विभाग के सभापति किस ईस्वी में बने थे? किस ईस्वी में बने थे? तो 1918 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ये इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन के साहित्य विभाग के सभापति बने थे। कब बने थे? तो 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म पहले देखे थे, अब पूछ रहा है मृत्यु, तो 10 जनवरी 1969 को डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर देवराज, और ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर देवराज है। अगला क्वेश्चन है कि रामायण में चर्चित संघर्ष किस प्रकार का है? रामायण में जो चर्चित संघर्ष है ये किस प्रकार का है? तो 2 भिन्न संस्कृतियों का है और 2 भिन्न सभ्यताओं का है। रामायण में जो चर्चित संघर्ष है ना ये किस प्रकार का है? तो 2 भिन्न संस्कृतियों का है और 2 भिन्न सभ्यताओं का है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी, दोनों प्रकार का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामायण में वर्णित केकई द्वारा वरदान मांगने की घटना है। देखिए रामायण तो आप लोग जानते ही होंगे, तो रामायण में वर्णित जो केकई के द्वारा जो वरदान मांगा गया था, 2 वरदान, वो केकई द्वारा वरदान मांगने की जो घटना है वो किस तरह की घटना है, क्या है? तो आपसी संघर्ष के बीच की घटना है, ठीक है ना। आपसी संघर्ष था, उसी के कारण केकई ने क्या किया था? वरदान मांगा था। अगला क्वेश्चन है कि केकई द्वारा वरदान मांगने की घटना से संबंधित आपसी संघर्ष के बीच अंकुरित होकर कैसे फल देते हैं? कैसे फल देते हैं? तो अच्छे फल देते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में किस चीज़ की प्राधानता है? महाभारत में ना किस चीज़ की प्राधानता है? तो कर्म और संघर्ष दोनों की प्राधानता है, दोनों की प्राधानता है। महाभारत में किस चीज़ की प्राधानता है? तो कर्म और संघर्ष दोनों की प्राधानता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी, दोनों का। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का प्रधान विषय क्या है? महाभारत का प्रधान विषय क्या है? तो एक बड़ा युद्ध है। महाभारत में क्या होता है? एक बड़ा सा युद्ध हुआ था, इसलिए महाभारत का जो प्रधान मेन विषय है वो क्या है? एक बड़ा युद्ध, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज किस विभाग में प्राध्यापक थे? डॉक्टर कौन? तो डॉक्टर देवराज जो थे ये किस विभाग में प्राध्यापक थे? तो दर्शन विभाग में, ठीक है, दर्शन मतलब क्या होता है? तो फिलॉसफी विभाग में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज मूलतः क्या थे? डॉक्टर देवराज जो थे ये मूलतः क्या थे? ये क्या चीज़ थे? तो चितक थे, ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? किस ईस्वी में डॉक्टर देवराज का जन्म हुआ था? तो 1917 ईस्वी में डॉक्टर देवराज का जन्म हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त हुई थी? डॉक्टर देवराज जो थे उनको सर्वाधिक ख्याति मतलब प्रसिद्धि किस रूप में प्राप्त हुई थी? तो आलोचक के रूप में डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर देवराज जो है उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम था डॉक्टर देवराज नंद किशोर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखित अजय की जो डायरी है ये क्या है? तो ये एक उपन्यास है, ठीक है, डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखित अजय की डायरी जो है एक उपन्यास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ क्या है? मैं वे आप डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ ये क्या है? 4 ऑप्शन दिया और इसमें से आपको बताना है, एक नाटक है, निबंध है, एक उपन्यास है, तो ये उपन्यास है। मैं वे आप, ये मैं वे आप ये डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है? तो उपन्यास है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मैं वे आप इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर देवराज है, ठीक है, और एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? डॉक्टर देवराज की ना सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृति 4 ऑप्शन में से कौन सी है? तो संस्कृति का दार्शिक विवेचन, संस्कृति का जो दार्शिक विवेचन ये डॉक्टर देवराज की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृति है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज रचित इतिहास पुरुष क्या है? डॉक्टर देवराज के द्वारा रचित इतिहास पुरुष जो है वो क्या है? तो कविता संग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पथ की खोज डॉक्टर देवराज की क्या है? पथ की खोज ये जो है ये डॉक्टर देवराज की क्या है? उपन्यास है, नाटक है कि कविता संग्रह है? तो ये उपन्यास है, याद रखेंगे। पथ की खोज जो है ये क्या है? तो ये उपन्यास है जो कि डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर देवराज किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे थे? डॉक्टर देवराज जो थे ये किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे थे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में, याद रखना है कि डॉक्टर देवराज लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे।
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली है। भारतीय संविधान में ना हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली है? राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, कि संपर्क भाषा के रूप में? 4 ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान में ना हिंदी को मान्यता मिली है राजभाषा के रूप में, ठीक है। ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था? प्रथम यानी कि पहला राजभाषा का ना गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में प्रथम यानी कि पहला राजभाषा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल 20 सदस्य थे। ऑप्शन हो जाए इसका सी। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पिछले 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार से पूछा जा रहा है कि प्रथम राजभाषा का गठन कब हुआ था और प्रथम राजभाषा में आयोग की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। और ये क्वेश्चन जो है ना 2 साल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इस साल भी पूछ दे तो आप लोग को याद ही रखना है दोनों को अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 17 जो है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रचलन क्या है? हिंदी भाषा का जो प्रचलन है ये किस रूप में है? तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा 14 नवंबर को। और आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब से आने लगा? कोरोना के बाद से, यानी कि 2020 से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। पहले तो सब्जेक्टिव ही होते थे 20, 21 और 22, ये 3 साल अभी तक एग्जाम हुआ है और तीनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी का एग्जाम है और इसलिए आपसे पूछ ही देता है कि हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी यहाँ पर नंबर लग गया था ना, 14 सितंबर, सॉरी 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये तीनों साल पूछा गया, 20 में, 21 में और 22 में, तीनों साल पूछा गया। अगर इस साल भी पूछते तो आपको याद रखना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और एक और बात, अभी क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना, हिंदी दिवस मतलब सिर्फ 14 सितंबर, अगर पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जनवरी को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि पूछती है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप सोचेंगे अरे रात में तो वीडियो में देखे थे 14 सितंबर था, तो लगा देते हैं 14 सितंबर। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो उसमें ऑप्शन जरूर रहेगा 14 सितंबर। क्यों रहेगा? क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज होकर के 14 सितंबर लगा दे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली है? तो संविधान के 343वें अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अष्टम सूची में कितनी भाषाएं को स्वीकृति मिली है, मान्यता मिली है, स्वीकृति मिली है? तो 22 भाषा को, संविधान के अष्टम यानी कि 8वें सूची में 22 भाषा को स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी 14 सितंबर 1949 को, और उसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन जो है 2 साल आपके एग्जाम में पूछा गया, 3 साल ऑब्जेक्टिव, 3 साल से ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 2 साल तो पूछा ही गया। तो आपको इस साल भी पूछ दे तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि संविधान निर्माण में के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? संविधान का जो निर्माण हो रहा था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो टोटल 22 भाषाएं थी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें कि राजभाषा संबंधी निर्देश है? क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम यानी कि पहला उपबंध कौन सा है जिसमें कि राजभाषा संबंधी निर्देश है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 220, उसके बाद क्या ऑप्शन 352, 120। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाए इसका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में सांसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 120 में वर्णित है। संविधान में सांसद की भाषा संबंधी प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 120 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राज्य की विधान भाषाओं का भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है कि संविधान में राज्य की विधान भाषाओं सभाओं की भाषा का संबंध निर्देश जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 220 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए? किस भाग में निर्देश दिए गए? तो भाग 17 में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 351 में। हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 351 में। अगला क्वेश्चन क्या है
कि राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1968 में पारित हुआ था, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है। राजभाषा का ना अंग्रेजी में अनुवाद क्या किया जाता है, तो राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज, राजभाषा का मतलब स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया था, ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन जो है इसका ए। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका संपर्क राष्ट्र में प्रयोग होता हो। प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई, तो ये किसके द्वारा कही गई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।